मैं संजीव भाई एक चीज आपसे इसलिए क्योंकि आज पटना में राहुल गांधी आज पटना भी रहेंगे। ये आपका असेसमेंट क्या है? ये जो वक्फ बिल आया उस पे जबरदस्ती करके अमित शाह ने, और अब ये माना जा रहा है कि नहीं, देखिए राजा की जरूरत ही नहीं थी, सेनापति ने सब कर दिया। ये भी बहुत जगह नैरेटिव चल रहा है, राजा तो आया भी नहीं और बिना राजा के आए सेनापति ने अपना हाथ दिखा दिया और बिल पास करा दिया। ये वक्फ बिल का बिहार का पहला इलेक्शन है जिसपे ये कुछ टेस्ट होगा। वोट की, शुद्ध वोट की अगर राजनीति की बात करें, वोट का किसका वोट कम ज्यादा, इस वक्फ बिल के पास होने से इंडिया गठबंधन में वोट का फायदा कितना हो रहा है, और एनडीए में जेडीयू और एनडीए टोटलिटी का वोट का नुकसान कितना हो रहा है। मैं टोटल की बात कर रहा हूं, केवल मुस्लिम वोट की बात नहीं कर रहा हूं। वोट का नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है ओवरऑल? संजीव भाई। देखिए आनंद सर, ये दो ही वक्फ बिल को एक केंद्र में रख के बात करेंगे तो उसके इम्पैक्ट फैक्टर को दो ही वोट में मापेंगे ना, वो है मुस्लिम वोट और नॉन मुस्लिम वोट। नॉन मुस्लिम वोट जो कि डिवाइडेड है कास्ट को लेकर के, और मुस्लिम वोट में भी अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पे एक खास किस्म से कंसोलिडेट वोटिंग का पैटर्न है, कम से कम बिहार में तो ये रहा है। तो इस लिहाज से मुस्लिम वोट का यदि थोड़े से भी डिवीजन की संभावना थी, क्योंकि कई सारे प्रसंग आते हैं यहाँ, जैसे चुनाव के वक्त वैसे ही चुनाव लड़ते हैं, कुछ सीटों पर भी लड़ते हैं लेकिन लड़ते हैं। और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम मुस्लिम कैंडिडेट देंगे एक निश्चित संख्या में। जदयू एक हद तक 5 से 7% वोट ले आया करती रही है, हालांकि उसके सारे के सारे उम्मीदवार पिछले चुनाव में हार गए थे, मुस्लिम उम्मीदवार, लेकिन फिर भी 5 से 7% का वोट माना जा सकता है और वो देखना पड़ेगा एग्जैक्ट के लिए। तो वो सब मुझे लगता है कि एक पोलराइज फॉर्म में आरजेडी और महागठबंधन की ओर आएगा। मतलब आरजेडी नीत अभी तो कहेंगे ही बड़ी पार्टी है, तो उसमें सब वो कांग्रेस वगैरह सबको आएगा। कांग्रेस का अपना उस इलाके में एक आधार भी है, तो कांग्रेस को उससे ज़्यादा फायदा भी होगा, चाहे वो किशनगंज का इलाका हो, कटिहार का इलाका हो, आरजेडी भी है और कांग्रेस वहाँ है। तो एक तो ये है। दूसरा कि इससे कोई हिंदू मोबिलाइजेशन वक्फ बिल को लेकर के होने वाला है, उसको कोई उससे फर्क होने वाला है, वो नहीं। बीजेपी का इससे एक सेक्शन संतुष्ट होगा, वो है तो, और वो बहुत छोटा सेक्शन है जो उनका कैडर बेस कह सकते हैं, या हिंदुत्व को लेकर के उत्साहित होता है, जो बिना कोई सवाल के उनके साथ होता है, तो उसको लगेगा कि अरे मुल्लाओं का चुल टाइट कर दिया टाइप के जो लोग होते हैं वो बहुत कम लोग हैं। तो उससे थोड़े से भी, लेकिन उससे जेडीयू को कोई फायदा नहीं होने वाला है। उससे ऐसा नहीं है कि जेडीयू का वोटर बहुत अग्रेसिवली वक्फ के नाम पे कोई वोटिंग करने जा रहा है। यदि ये एक सवाल था तो इसी सवाल को एड्रेस करके मैं चुप हो सकता हूँ, या आप चाहें तो आज जो प्रोग्राम है इनका कांग्रेस का, उस पर भी बात करूँ। मैं संजीव जी एक चलते चलते आपसे एक चीज पूछ लूं, मुझे ये बताइए जातिगत जनगणना सर्वेक्षण जो हुआ था बिहार में, उसको नीतीश क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि उस पे वो बिल्कुल अब इधर उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिए है बोलना बात। तो जरा मैं इस पे एक आपकी टिप्पणी ले लूं कि वो क्यों ठंडे पड़ गए हैं। क्या बीजेपी ने कहा है कि बिल्कुल चुप, मतलब बोलोगे तो ठीक नहीं है, क्लास से बाहर निकाल दिए जाओगे? क्यों चुप हो गए हैं? क्योंकि वो तो उन्होंने कराया सारा कुछ। वो कहते हैं कि भाई मैंने कराया था, आपने कराया, तो आप बोल क्यों नहीं रहे हैं उस पर? संजीव जी क्या बात है? आनंद सर, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। तो इधर संगति जब इधर की थी तो सोशल जस्टिस था, संगति जब उधर है तो कथित सुशासन, कथित विकास है। तो एक बात तो यही है। दूसरी बात कि नीतीश जी आजकल कभी कभी क्या बोल जा रहे हैं वो उनको ही पता नहीं है, तो क्या बोलना है उसकी प्लानिंग वो कर नहीं पा रहे हैं क्या, ये सवाल है, मेजर सवाल है। कई बार लगता है कि उनकी पूरी पार्टी दो लोगों ने हाईजैक कर ली है, और बहुत जिम्मेवारी के साथ इसलिए कह रहा हूँ, केवल मिथकीय फॉर्म में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जो ललन सिंह का भाषण है वो गौर किए जाने लायक है। वो लगता ही नहीं है कि जदयू के नेता का भाषण था, वो लगातार मोदी मोदी मोदी, तो वो भारतीय जनता पार्टी का एक है। तो मेजर सवाल यही है कि नीतीश जी अपनी पॉलिटिक्स तो वो कर नहीं पा रहे, यदि कर पा रहे होते तो कम से कम वक्फ बिल के सवाल पे वहाँ। दूसरा, इससे ये तय तो जरूर होता है कि भारतीय जनता पार्टी को जाति गणना से और इस तरह के किसी भी अफर्मेटिव एक्शन से कोई मतलब नहीं है।
कम से कम जो रिजर्वेशन बढ़ाए जाने का प्रसंग है उस पर तो बात मतलब उन्हें उसको आगे लेकर के बढ़ना चाहिए था। इसको आरजेडी यहाँ मुद्दा जरूर बना रही है। एक बात पे मैं जरूर टिप्पणी करना चाहूँगा कि कहीं भी ये सिर्फ कुछ लोगों के दिमाग का फितूर है कि कांग्रेस के एक्टिविटी से आरजेडी को कोई परेशानी है, क्योंकि एक शब्द एक वाक्य आरजेडी के तरफ से मेरे सामने तो नहीं गुजरा। किसी भी जिम्मेवार नेता ने कुछ भी नहीं कहा। तो ये कैसे, किसके दिमाग का फितूर है कि वो उसको परेशानी है? और ये आज से नहीं है सर, ये जब से कन्हैया कुमार वाला मसला आया 2019 वायरस, तब से है कि तेजस्वी यादव को क्यों परेशानी होगी भाई, जिसके पास 14% का मिनिमम वोट बैंक है और उसमें मुस्लिम कंसोलिडेशन इस बार हम भी बोल रहे हैं, शकीब भी बोल रहे हैं, और बकरीद के बाद तो और बेहतर हो गया। तो 32% वाला एक ऐसे नेता से कैसे कोई परेशानी होगी जिसका आधार बेस यदि कोई ढूंढा भी जाए तो 2.5%, 3% के आसपास है, जबकि वो आधार बेस नहीं है। वो पूरा का पूरा आधार बेस जो है, जो अपर कास्ट है, जो भूमिहार बेस है, वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो चुका। तो क्या परेशानी होगी? इसलिए ये सारी बातें, जो काम हो रहा है कांग्रेस के भीतर, वो अच्छा काम हो रहा है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। होता यह है सर कि जब कोई बड़ा प्रोग्राम सामने नहीं हो वाइब्रेंट करने वाला, बाकी तो ठीक है, ये सारी चीजें तो हो रही हैं, तो सलाह देने वाले भी तो डॉक्टर भी बहुत होते हैं। आप बीमार पड़ जाइए तो कोई कहेगा पानी पी लीजिए, तो वो हैं, हम सब भी डॉक्टर हैं, ये सच है। ये सारे लोग, सकेब डॉक्टर हैं, संजीव चंदन डॉक्टर हैं, धनंजय जी डॉक्टर, सब लोग डॉक्टर हैं, जरूरत होती है डॉक्टरों की। लेकिन वो है कि कितने बड़े प्रोग्राम, कैसे क्या चीजें कर रहे हैं आप, और यदि बदलाव ला रहे हैं तो बदलाव किस दिशा में ला रहे हैं, ये सब पर सबकी नजर होती है। हम सबको मिनिमम टिप्पणी का अधिकार तो है ही है। आनंद सर जी जी, मैं बता दूं, जो नहीं, बीमार पड़ने की जरूरत नहीं है। बिना बीमार पड़े भी आपको लोग बताते रहते हैं कि ये कर लो, ये कर लो। मेरे एक दोस्त है, मेरा बचपन का दोस्त है, मैं कल दिल्ली था, उसके घर चला गया था, बहुत दिन हो गए थे नहीं गया था। उसने मुझे, अरे तुम देखते हो तुम्हारी आंखें ठीक नहीं रहती, रुको रुको, उन्होंने गुलाब जल डाल दिया दो, और गुलाब जल उसी नादान महल रोड की उसी नरेंद्र की दुकान से लेना, बढ़िया होता है। मैं 3, अरे यार मेरी कोई दुकान, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, तो नहीं वो डाल देना। अच्छा पैर में ये लगा लो। कोई, वो उसने बताया कि सुबह 7 बजे उठता है, 2 बजे तक कोई फांकी मारता रहता है, कौन सा आयुर्वेद का ये। हमने कहा कितने साल, 200 साल 500 साल जिंदा रहना चाहते हो क्या? मतलब ये तो डॉक्टर की सलाह बिना मांगे भी मिलती है। मैं जरा धनंजय भाई चलते चलते एक चीज, हाँ आपकी उम्र हो गई है क्या? आप नीतीश जी के करीब पहुंच गए? नहीं, बिना उम्र के भी लोग। खैर, मैं धनंजय भाई बस मुझे एक चीज बता दीजिए, जो भी कुछ कह लें, ये जो मुद्दा इस समय कन्हैया ने उठाया है, ये तो कायदे से देखिए तो इंडिया गठबंधन का एक बड़ा मुद्दा है भाई। तेजस्वी का आप अच्छा बुरा कुछ बोलिए, 18 महीने में तेजस्वी के समय रोजगार मिला। उत्तर प्रदेश के हमारे बहुत से लोग हैं जिनको उस समय बीपी, वहां बिहार पब्लिक से वो दिए थे, उनको रोजगार मिला था। वो आज भी कहते हैं भैया वहां रोजगार मिल गया था, तो वो रोजगार तो उसने दिया था। अब उसी बात को कन्हैया उस रोजगार से जोड़ना है। ये भी फैक्ट है कि नीतीश कुमार रोजगार पे क्यों नहीं अपने आंकड़े दे रहे हैं, या एनडीए सरकार क्यों नहीं अपने आंकड़े कर रही है कि नहीं नहीं हमने ये रोजगार दिए।